मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक जो था वो रह गया था। आज हम उसी टॉपिक को कवर अप करेंगे और टॉपिक का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। अब देखो बेटा, यहां पर आपको कुछ चीजों को समझना है और समझना क्यों है, क्योंकि उसके आपको क्या मिलेंगे, नंबर। समझ आई बात। और ये जो चैप्टर है और ये जो पॉइंट है, ये आपको अगर आप जीवन में कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जो आपकी नौकरी के लिए होगा तो वहां पर आपको ये सभी पॉइंट मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट है, उस सबका कोई ना कोई मतलब है। बिना मतलब के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, चाहे वो नेचर हो या फिर ह्यूमन बीइंग। नेचर ने भी जो चीजें बनाई है वो आपके इस्तेमाल के लिए बनाई है, आपकी ज़रूरतों को देखकर बनाई है। वैसे ही इंसानों ने भी जो चीज़ें बनाई है वो अपनी ज़रूरतों के लिए बनाई है, अपनी सुविधाओं को देखकर बनाई है। तो जब नेचर अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करता है, ह्यूमन अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करता है, तो क्या ये राज्य पुनर्गठन आयोग अपने आप बन गया होगा? इसकी भी क्या होगी, कोई ना कोई आवश्यकता होगी। क्लियर है बेटा? एज वी ऑलरेडी नो कि 1947 से पहले जो राज्य बटे हुए थे वो दो भागों में बटे हुए थे। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको कवर अप कर चुके हैं। कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर ब्रिटिशर्स सीधा प्रशासन करते थे और 565 देसी रियासतें थी जो रजवाड़ों के थ्रू क्या करते थे, शासन करते थे। अब 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1950 में भारत का संविधान जो है वो लिखा जाता है। अब भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका है, पहला चुनाव हो गया है, 1951-52 का चुनाव कहते हैं जिसे। प्रथम लोकसभा चुनाव जो है वो शुरू कब हुए, 1951 में, और ज़्यादातर जो वोट है वो 1952 फरवरी में पड़े, इसीलिए उसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। तो जब तक हम ग्राउंड में खेलना शुरू नहीं करते तब तक हमें पता नहीं होता कि समस्या क्या है, कि बॉल में दिक्कत है, बैट में दिक्कत है, ग्राउंड में दिक्कत है, मेरे पैर में दिक्कत है, मेरे पोस्चर में दिक्कत है। तो उसी तरीके से जब तक हमने शासन करना शुरू नहीं किया तब तक हमें इन समस्याओं का पता नहीं था। अब यहां पर समस्या क्या आती है कि कई राज्य अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है, पुनर्गठन यानी कि दोबारा बनाना। राज्यों को क्या करना, दोबारा बनाना, उनका पुनर्गठन करना ही इस आयोग का उद्देश्य था। अब ये आयोग ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही बनकर खड़ा हो गया। ये आयोग एक दिन में बनकर खड़ा नहीं हुआ। इस आयोग के लिए भी एक बहुत लंबा इतिहास है। तो पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे और उसके बाद कौन कौन से राज्य जो हैं वो किस किस राज्यों से निकलकर बने और इसकी क्या क्या सिफारिशें थी उसको हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पर हमें जो बात समझनी है, जो चीज़ समझनी है वो ये है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि हमें पता है, औपनिवेशिक शासन, किसमें, औपनिवेशिक शासन की बात करें तो यहां पर जो बागडोर थी वो हमारे हाथों में नहीं थी। और जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो यहाँ पर जो संस्कृति बहुलता है, यानी कि बहुत सारी विविधताएं हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि बहुत सारी भाषाएं हैं भारत के अंदर
और बहुत सारी विविधताएं हैं, यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी हम क्या हैं, अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हैं, हम एक हैं। तो ये मांग उठने लगी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए, या तो भाषा के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और ये जो किस्सा है ये आज़ादी के बाद से नहीं बल्कि आज़ादी से पहले शुरू हुआ। डेट लिखेंगे 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। यहां पर सबसे पहली बार मांग उठाई गई कि भारत जब भी स्वतंत्र होगा तो इसमें जो राज्यों का पुनर्गठन होगा, जो राज्य बनाए जाएंगे वो किस आधार पर बनाए जाएंगे, भाषा और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर बनाए जाएंगे। और ये मुद्दा किसने उठाया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बात है, ये जो मांग है, ये जो आवाज़ है, ये आज़ादी के बाद शुरू हुई। तो 1920 में ही इस तरीके की जो मांग है वो उठने लगी थी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें कोई दिक्कत? अब ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है कि राज्यों को हमें अलग करना है, ये कहीं तक तो ठीक है लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। अब आप किसी भी एक राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर 1-2 किलोमीटर के बाद ही भाषा जो है वो बदल जाती है। तो अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने लगे तो ऐसे तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। और वर्तमान की बात करें तो 22 भाषाएं जो हैं वो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर एक भाषा है जिसको हम कहते हैं तेलुगु। क्या कहते हैं? तो तेलुगु भाषी लोग जो है उन्होंने मांग की कि मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी इलाकों को अलग कर कर एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम क्या हो? आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए भाषा के आधार की बात चल रही है। कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषी लोग। ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों ने क्या मांग करी, क्योंकि यहाँ पर सारी जो बात है वो किसकी है? मांग की है। तो तेलुगु भाषी लोग यानी कि जो तेलुगु बोलते हैं उन लोगों ने क्या करा, एक मांग की कि मद्रास प्रांत में, अब कौन सा स्थान है जिससे वो अलग होने की बात कर रहे हैं? मद्रास। किसकी बात कर रहे हैं? मद्रास प्रांत था, उससे एक अलग राज्य बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम क्या हो? आंध्र प्रदेश। क्लियर है बेटा? ये तो सबसे पहली जो मांग है वो किसके द्वारा उठाई गई? तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा। मांग क्या थी कि मद्रास प्रांत में से कुछ हिस्सा निकालकर भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम हो आंध्र प्रदेश। क्लियर है बेटा? फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। हो गया बेटा? चलिए शाबाश। अब इसके बाद क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आंदोलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आंदोलन। अगर सरकार आपकी बात नहीं समझ रही है तो आप किस तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं? आंदोलन कर कर। और ये आंदोलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि आप बंदूक लेके चले गए और जैसे मद्रासी फिल्मों में दिखाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े हथियार, छुरी, तलवार, डंडे, लाठी, ये नहीं। आंदोलन का मतलब क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। तो यहां पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता क्या करते हैं? अनशन पर बैठते हैं। जैसे अन्ना हजारे बैठे थे वैसे क्या करते हैं? अनशन पर बैठते हैं। नेता का नाम लिख लेंगे बेटा, पोट्टी श्री रामुलु। नेता का नाम क्या है? पोट्टी श्री रामुलु। अब ये जो नेता है ये किस पे बैठते हैं? अनशन पर बैठते हैं। अब अनशन पर बैठते हैं तो हर आदमी की एक कैपेसिटी है, वो कुछ समय तक ही भूखा रह सकता है, उससे ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता। यहाँ पर एक बच्चे की क्वारी है कि अनशन क्या होता है? अनशन का मतलब होता है ऐसा आंदोलन जिसमें जो नेता हैं और उनके जो साथी हैं
वो बिना खाना खाए स्टेज पर बैठे रहते हैं और उनके अनुयायी जो होते हैं वो सामने उनका भाषण सुन रहे होते हैं। यानी कि अन्न का त्याग करना ही क्या कहलाता है? अनशन। अब क्या होता है, 56 दिन तक तो वो अनशन पे रहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मानती और 56वें दिन उनका देहांत हो जाता है और वो इस दुनिया से प्यारे हो जाते हैं। अब वो तो चले गए, अब जो उनके अनुयायी हैं वो क्या गए? भड़क गए। उन्होंने बोला हमारे नेताजी अब नहीं रहे और उन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान करना शुरू करा, यानी कि दंगे राइट्स जो हैं वो शुरू हो गए। अब यहाँ पर सरकार क्या हो गई? विवश। सरकार क्या हो गई? विवश हो गई कि अब क्या करें। तो दिसंबर 1952, डेट लिख लेंगे, दिसंबर 1952 में मद्रास प्रांत से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। क्लियर है बेटा? अब देखिए, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन यहां से जो सवाल आता है वो कैसा आएगा? सवाल लिखेंगे, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत में बना पहला राज्य। भाषा के आधार पर भारत में बना पहला राज्य। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा, आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से ही क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य, आंसर क्या होगा बेटा? आंध्र प्रदेश जो है इसका आंसर है। अब यहाँ पे 1952 में क्योंकि एक वरिष्ठ नेता मर गए और उसके बाद 1953 आता है। 1953 में आंध्र प्रदेश को पूर्ण रूप से मान्यता देकर भारत का एक राज्य बना दिया जाता है। क्लियर है बेटा? अब 1953 के बाद क्या होता है, अब उसको समझते हैं। ये क्लियर है बेटा? इसको रब कर दूं, डेट लिख लेंगे। 1953 में किसका गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। क्या हुई? इसकी स्थापना। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, या कई बार इंग्लिश में लिख देते हैं SRC। इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? SRC। तो SRC का गठन कब हुआ? SRC का गठन या स्थापना कब होती है? 1953। यहां तक कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। अब यहां पर जब इसका गठन होता है तो गठन कोई भी चीज का हो तो उसके लिए कई लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं। तो यहां पर जो पार्टिसिपेशन लिया वो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली, नाम लिख लेंगे बेटा। इसके गठन में जो फजल अली थे, फजल अली कौन थे? उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश। अब इनके द्वारा क्या किया गया? क्या किया गया? गठन किया गया। कोई भी जब हम संस्था बनाते हैं तो उसकी एक कमेटी होती है जो पूरी सभी चीज़ों की जांच करती है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली के द्वारा क्या किया गया? एक संघ की स्थापना की गई, एक संगठन की स्थापना की गई जिसका क्या नाम रखा गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा रोचक है। अगर आपके पेपर में सवाल आ रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे, क्या लिखेंगे? फजल अली। शाबाश, यहां तक क्लियर है बेटा? अब हम कहां तक पहुंच गए हैं यात्रा में? 1953 तक। ठीक है, एक बार लाइन से देख लेते हैं। 1952 में क्या हुआ भाई? आंदोलन हुआ, नेता की मौत। आंदोलन, नेता कौन थे? पोट्टी श्री रामल्लू जी थे, इनकी डेथ हो गई और एक अलग राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। 1953 में क्या होता है? SRC या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो जाती है।
अब इसकी स्थापना के बाद क्या होता है कि ये कुछ सिफारिशें देते हैं। भाई अभी गठन हुआ है, अब इनका काम क्या है कि राज्यों को किस तरीके से बांटा जाए। अब राज्यों को किस तरीके से बांटा जाए इसका निर्णय इन्होंने क्या करा, एक कमेटी बनाई और उसके आधार पर इन्होंने जांच पड़ताल शुरू करी और इन्होंने जो अपनी सिफारिश है वो 1955, क्या लिखेंगे, ये जो सिफारिश थी 1955 में सामने रखी। 1955 में अपनी जो सिफारिश है इन्होंने सामने रखी और 1956 में उसे लागू कर दिया गया। 1956 में क्या हो गया, लागू हो गई। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया। क्वेश्चन क्या बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें कब लागू किया गया, तो 1956 में लागू किया गया। क्लियर है बेटा। और अगर इस सिफारिश की बात की जाए तो इस सिफारिश में जो सबसे पहला पॉइंट बना वो था कि उस स्वतंत्र भारत में 14 राज्य, लिख लेंगे 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है बेटा। क्योंकि पहली शुरुआत क्या हुई, भाषा के आधार पर हुई, तो इनकी सिफारिश में भी जो म्यूचुअल कॉन्सेप्ट देखा गया वो भाषा के आधार पर देखा गया। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक नए भारत का निर्माण होता है। क्लियर बेटा, मिटा दूं, पक्का। जो बच्चे ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक हमने जो चर्चा की है उसमें ये फाइंडिंग्स निकली कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो पहली सिफारिश थी, पहली सिफारिश क्या थी कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक भारत का निर्माण किया गया। क्लियर है बेटा। तो यहां पर हम उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं सिफारिशों को। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें हैं इसमें से एक सिफारिश जो है वो हमने पीछे डिस्कस कर ली थी, उसको भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो पहली सिफारिश क्या थी कि भाई भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? भाई 14 राज्य, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि अगर हम भाषाओं की बात करें, संस्कृतियों की बात करें तो इस आधार पर हम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको स्थापित करेंगे। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, हमें समझना क्या है कि किस आधार पर इससे पहले शासन हो रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जब तक संविधान नहीं बना था, भाई हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 से और 1947 तक भी तो भारत में शासन चला होगा, उसका कोई लेवल होगा। तो उस सरकार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या आता है, इसको एक्स्ट्रा में डाल लेंगे, आंतरिक शासन किसे कहा जाता है? तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, देश की आज़ादी और संविधान लागू होने के बीच में जिस प्रक्रिया के द्वारा शासन किया गया उसे ही हम आंतरिक शासन कहते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? भाई देश आज़ाद कब हो गया, 1947 में। संविधान लागू हो गया 1950 में। तो 1950 के बाद का तो हमें पता है कि भाई संविधान के थ्रू शासन चला, लेकिन उससे पहले किसके थ्रू चला, आंतरिक शासन से। क्लियर है बेटा पॉइंट? चलिए अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो दूसरी फाइंडिंग है, त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया गया। तो इससे पहले क्या था, त्रिस्तरीय प्रणाली के द्वारा शासन किया जाता था। कौन सी? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। पहली फाइंडिंग 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी फाइंडिंग्स क्या थी, त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था है उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया।
अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल 3 प्रदेशों को छोड़ दिया जाए। किनको? केवल 3 प्रदेश, केवल 3 प्रदेशों को छोड़ दिया जाए। अब वो कौन कौन से प्रदेश हैं जिन्हें छोड़ा गया? सबसे पहला लिखेंगे अंडमान निकोबार। सबसे पहला क्या है? लिख लिया बेटा? 3 जिनको छोड़ना है उनमें सबसे पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है मणिपुर। दूसरा क्या है आपकी अपनी दिल्ली और तीसरा है मणिपुर। इन 3 राज्यों को क्या किया गया? रिबेट दिया गया, इनको छोड़ दिया गया और बाकी जो सभी केंद्र शासित प्रदेश थे उनको क्या किया गया? उनको उनके नजदीकी राज्यों में शामिल कर दिया गया। क्या किया गया? उनको उनके नजदीकी राज्यों से मिला दिया गया या शामिल कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया ये भी हमें समझना है। तो वो क्या है? वो आकार में छोटे, आकार में क्या थे? छोटे थे। तो उनके नजदीकी जो राज्य थे उनके साथ उनको मिला दिया गया कि ये इसके साथ चल पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में, शिक्षा में किसी कारण से कमज़ोर रह गया तो हम उसको क्या करते हैं? एक समझदार बच्चे के साथ लगा देते हैं कि इसके साथ रहेगा तो तू भी उठना बैठना खाना पीना पढ़ना लिखना सीख जाएगा। तो वो एक तरीके से उसकी क्या हो गई? गाइडेंस हो गई। लेकिन इन 3 राज्यों को क्या कर दिया गया? उसमें छूट दे दी गई, बाकी सबको उनके नज़दीकियों के साथ शामिल कर दिया गया, मिला दिया गया। कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर। मणिपुर का आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला वयस्क मताधिकार जो है वो वहीं पर इस्तेमाल किया गया था और उसी आधार पर उसे भारत में शामिल किया गया था। इज दैट क्लियर? तीनों फाइंडिंग्स क्लियर है बेटा? चौथी फाइंडिंग हम क्या देख सकते हैं? इसकी चौथी सिफारिश क्या थी कि राज्य का जो निर्माण है, राज्य का क्या है? निर्माण जो है वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर। बात समझ में आ गई? ये जो 14 राज्य बनाए गए कैसे बनाए गए? वहां पर जो भाषाएं बोली जाती थी उसके आधार पर उन्हें क्या बना दिया गया? राज्य। अब देखिए समय समय पर ये जो मांग है ये बढ़ती जाती है। मांग, इच्छा, विशेष कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन देखा देख में हम क्या कहते हैं? यार उसको मिल गई तो हमें भी मिल ही जाएगी। तो ऐसे ही ये जो राज्यों का बंटवारा है, राज्यों का विभाजन है, ऐसा नहीं था कि 1956 में समाप्त हो गया। उसके बाद भी कई ऐसे राज्य हैं जो भारत में अलग होने की मांग कर रहे थे, अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो उनकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। यहाँ तक का क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए यहाँ पर जो सबसे मेजर है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हर राज्य का देखेंगे कि कौन सा राज्य जो है वो कब बना। यहाँ पर जो मेजर है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो बाकी के बच जाएंगे उनको किस किस समय वो अलग हुए उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? पहला लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृति व क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रीय संस्कृति एवं संतुलन के आधार पर। किसके आधार पर? संतुलन के आधार पर अगर हम बात करें, और कौन सा समय की बात कर रहे हैं? 2000 की। किसकी बात कर रहे हैं? सन 2000 में 3 जो क्षेत्र हैं वो अलग हुए। 3 राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। अब उसे हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड। सन 2000 में बनाए गए। कौन कौन से? शाबाश, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन कौन से? तो इस आधार की बात करूं, क्षेत्रीय संस्कृति एवं संतुलन के आधार की बात करूं, तो 2000 में 3 राज्य जो हैं वो बनाए गए, जिनमें सबसे पहला था छत्तीसगढ़। लिखेंगे सबसे पहला क्या था? छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड और तीसरा था उत्तरांचल, जिसे अब क्या कहा जाता है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्षेत्रीय संस्कृति और संतुलन के आधार की बात करें तो 2000 में 3 राज्य जो हैं वो बनाए गए, जिनमें पहला था छत्तीसगढ़, दूसरा था झारखंड और तीसरा था उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में हम
उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इसे कई बार देवभूमि भी कहा जाता है। तो बहुत सारे आप देखेंगे तीर्थ स्थान जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बेटा? अब देखिए सवाल जो है उसका जवाब पता होना चाहिए। थ्योरेटिकली आपको सब समझ आ गया, इससे मतलब नहीं होता। यहां पर सवाल आता है क्षेत्रीय संस्कृति एवं संतुलन के आधार पर 2000 में कौन से राज्यों को बनाया गया? तो आपके आंसर दे पाएंगे? आंसर देने में सक्षम है? अगर सवाल आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ये कब अलग राज्य बनाए गए? जवाब दे पाएंगे? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर में आएगा जो एमसीक्यू फॉर्मेशन में आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 2000 में नहीं बनाया गया? तो एक और राज्य कोई लिखा होगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? यहां तक मिटा दें इसे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत में कौन सा राज्य कब बनाया गया। और ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेशन में आएगा या ट्रू फॉल्स में आएगा? सही गलत या ट्रू फॉल्स में ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जो सवाल हैं वो आने की ज़्यादा संभावना है। तो अगर आपके पास आपकी हेल्पिंग बुक होगी जो कि नई वाली है, उसमें भी ये थोड़ा डिटेल में देख रखा है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हेडर बनाएंगे पहले क्रम संख्या, यहाँ पर क्या लिख लीजिए पहले। दूसरा हेडर डालेंगे मूल राज्य, यानी कि जिससे बना है। उसके बाद नए बने राज्य, नए बने राज्य। उसके बाद क्या लिख लेंगे? कौन से सन में इनका निर्माण किया गया। हो गया बेटा? बना लिया सबने हेडर? पहला लिखेंगे बंबई। पहला क्या लिखेंगे? बंबई। बंबई हमको जम गई। तो बंबई जो है उस समय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा था। और ये अगर मैं ब्रिटिश प्रांतों की बात करूं तो ब्रिटिश प्रांतों में ये डायरेक्ट जो थे ब्रिटिशर्स इसको हैंडल करते थे। इससे जो दो नए राज्य बने वो था महाराष्ट्र और गुजरात। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र और गुजरात। कब बने? 1960 में। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? 1960 में बने बंबई के दो राज्यों के नाम बताएं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और गुजरात। क्लियर है? चलिए सेकंड लिखेंगे असम। दूसरा क्या लिखेंगे? असम। चाय कहाँ बनती है? बनती तो हमारे घर में है। चाय पत्ती के जो बागान हैं वो असम में आप देखने को मिलते हैं। यहाँ से बना नागो का लैंड, नागालैंड। क्या बना? नागालैंड। कब बना? 1963 में, 1963 में। क्वेश्चन क्या बनेगा? 1963 में असम से अलग हुआ राज्य का नाम बताएं। क्या है? नागालैंड। शाबाश बेटा। उसके बाद है बृहत पंजाब। पंजाब के ऊपर बहुत सारी मूवियाँ हैं, गाने भी हैं। उड़ता पंजाब, बृहत पंजाब। बृहत पंजाब का मतलब पूरा जो क्षेत्र था, जो मूल था, वो राज्य क्या था? पंजाब। तो बृहत पंजाब से क्या बना आपका? हरियाणा और पंजाब। कब बना? 1966 में, 1966 में। अब देखिए पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे और आपके टर्म 2 में जब नया सिलेबस इंक्लूड होगा उसमें भी पढ़ेंगे आप हरित क्रांति। तो ये जो दो प्रदेश थे, ये हरित क्रांति में भी इन्होंने सुपर डुपर हिट फार्मूला चला था और वहाँ पर भी इन्होंने जो खाद्यान्न संकट है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन साथ ही साथ बात करें ड्रग्स की, जो कि पंजाब के द्वारा यहाँ पर आती है, या आतंकवाद की बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। पंजाब में एक रूढ़िवादी दल यहाँ पर खालिस्तान की मांग कर रहा है। खालिस्तान, एक और एक राज्य बनाने की बात कर रहा है, खालिस्तान की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अभी भी जो समस्या है वो कुछ ना कुछ है। क्लियर है बेटा?
चौथा लिखेंगे बृहत्तर पंजाब। ऊपर वाला था बृहत और ये था बृहत्तर, यानी कि दोबारा से इसका क्लासिफिकेशन किया गया और यहां से क्या निकला, हिमाचल प्रदेश। क्या निकला? अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां पर भी जो टूरिज्म है बहुत ज़्यादा है और इसे भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और ये भी कब बना? 1966 में। कब बना? 1966 में। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? साथ साथ लिखते चल रहे हैं। पांचवा बोलेंगे हम असम। पांचवा क्या है? अब देखिए यहां से क्या क्या कहानी चल रही है। असम से पहले नागालैंड निकल गया, उसके बाद भी जो एरिया है वो मान्यता के आधार पर, पहचान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अलग था। तो यहाँ से क्या निकला? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। साथ साथ लिखते रहें। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब बने? 1972 में। कब बने ये? 1972, 1972 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में किस मूल राज्य से निकलकर बनाए गए? आंसर क्या रहेगा? आसाम। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अभी भी लेकिन आसाम जो है वो थोड़ा बड़ा क्षेत्र था, तो अभी भी आसाम जो है वो क्या था? एक बड़ा क्षेत्र था। तो केक अभी आधा कटा था और सब में नहीं बटा था, तो फिर केक को दोबारा काटा गया। तो दोबारा से अगर मैं असम की बात करूं तो असम का दोबारा से विभाजन होता है और इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और एपी या अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो निकलते हैं। कब निकलते हैं? 1987 में। कब निकलते हैं? 1987 में यहाँ से निकलते हैं। क्लियर है बेटा? ये नोट कर लिया बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए आपका होमवर्क क्या है। इन्हीं राज्यों, मूल राज्यों, नए राज्यों और उनके सन से आप क्या बनाएंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे 1-1 मार्क्स के, और कल जो है वो आपकी कॉपी में चेक करूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो स्टूडेंट्स आज ये जो हमारा चैप्टर है यानी कि सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी बुक का जो सेकंड चैप्टर है जो कि न्यूली सिलेबस में इंक्लूडेड है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।